नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। बीते दिनों यूपीएससी की रिजल्ट का परिणाम जो है वो अब सामने आ चुका है और हमारे साथ हर्षिता बैठी हुई है। और हर्षिता ने किस तरीके से अपनी तैयारी की, क्या उनका ये जो जर्नी था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में नहीं निकल पाते हैं, तो दूसरे लोगों को देख के उनको लगता है कि अरे इनका निकल गया, हमारा नहीं निकल गया। हो सकता है ये रिजल्ट बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा परिणाम नहीं लेके आया हो। तो हर्षिता बताएगी कि उनकी जर्नी कैसी थी और उन्होंने कैसे क्रैक किया है, जिनसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आइए हम हर्षिता से बात करते हैं। हर्षिता, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपार्टमेंट टाइम्स न्यूज़ में। मैम, कैसी थी आपकी जर्नी? मेरी जर्नी जो थी वो अप्स एंड डाउन्स दोनों से भरी हुई है। 2019 में मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। एंड इनिशियल जो मेरे अटेम्प्ट्स थे उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा था। एंड वो बहुत ही डीमोटिवेटिंग हो जाता है जब आप पूरा ईयर उसकी तैयारी कर रहे हो एंड आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, आपको करना है, डिटर्मिन्ड हो आप, तो हार नहीं माननी चाहिए। आपको अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ के साथ वापस से जुट जाना चाहिए और वही मैंने किया था। इसलिए मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में ये रैंक ली है। जी, रैंक कितना है? जो हमारे व्यूवर्स है वो आपका रैंक जानना चाहेंगे, अपना रैंक बता दीजिए। जी, मेरा रैंक है 214 एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट इन यूपीएससी। कहते हैं यूपीएससी वाले जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उनका टाइम टेबल शेड्यूल बहुत फिट होता है कि सुबह उठना है, इतने बजे खाना खाना, इतने बजे चलना है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कैसे आपने किया? बिल्कुल सही है। आपको प्लान करके तो ज़रूर काम करना चाहिए। तो मेरी भी स्ट्रैटेजी यही थी। मैं अपना जो प्लानर था वो रात को बना लेती थी और मॉर्निंग में फ़्रेश होने के बाद आई यूज़ टू रीड द न्यूज़पेपर विद फ्रॉम द स्टार्टिंग। और न्यूज़पेपर को 2 घंटा देने के बाद मैं अपना जो रूटीन है किताबों को पढ़ने का उसको इनिशिएट करती थी। मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि मैं कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स को पढ़ती थी, जैसे कि पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री को पैटर्न बना के चलती थी कि सुबह पॉलिटिक्स पढ़ा एंड इवनिंग स्लॉट में मैंने हिस्ट्री को पढ़ा। तो ऐसे मैं अपने जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर करती थी इवेंचुअली। अपने प्लानर में मैंने रिवीजन का स्लॉट डाल रखा था जो कि शाम के समय होता था। मैं रिवाइज़ करती थी जितना पढ़ा है पूरे दिन का। तो मुझे लगता है कि आपको रिवाइज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन दैट रिवीजन इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर प्रिपरेशन। आप रिवीजन करिए और उस हिसाब से करिए कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है। तो आपकी हार्डवर्क जो है ना वो थोड़ा स्मार्ट वर्क होना चाहिए इस हिसाब से कि आप सब कुछ मत पढ़ो, आप वो पढ़ो जो पूछा जा रहा है। जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो पढ़ो। तो ये स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस डिफाइंड नहीं होता है। तो यूजुअली बच्चों को इसकी कन्फ्यूजन होती है कि आप कितना पढ़ोगे। तो मुझे लगता है कि दैट डेफिनेशन इज़ रिक्वायर्ड। अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहिए और रिवाइज़ करते रहिए बार बार, तो जाके आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। हर्षिता, ये जो रिज़ल्ट है बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है कि सभी के लिए ये रिज़ल्ट बेहतरीन ना हो। आपके लिए है, कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। तो व्हाट यू सेड अबाउट सेकंड ऑप्शन? क्योंकि लोग बोलते हैं कि एक ऑप्शन हमेशा साथ में लेके चलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए? जी, मेरे को लगता है कि प्लान बी की बात बहुत बार उठी है, स्पेशली इस साल बहुत उठी है क्योंकि इस बार का सीसैट और जीएस दोनों ही बहुत ही टिपिकल थे। पैटर्न बदल गया था यूपीएससी का। प्लान बी के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजिकली अगर आप सोचें तो प्लान बी होना चाहिए क्योंकि इस एग्ज़ाम की अनप्रडिक्टेबिलिटी इज़ वेरी वेरी हाई। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूं तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद CSIR नेट क्वालिफाई कर रखा था सो दैट अगर मेरे को कोई इशू आता इस एग्ज़ाम में तो मेरे पास एक टीचिंग का जॉब ओपन रहता, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ओपन रहती मेरे पास।
सो ऐसे ही मुझे लगता है कि आपके पास एक प्लान बी होना तो चाहिए, पर आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि ठीक है हमारे पास प्लान बी है तो यूपीएससी नहीं भी हुआ तो चलेगा, तो ये चलेगा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो डिटर्मिनेशन इज़ दी बेसिक नेसेसिटी, इट इज़ नेसेसिटी, इट इज़ नॉट इवन अ रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको उससे भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। अगर आपका ये पैशन है तो यू हैव टू डू इट विद ऑल ग्रिट, डिटर्मिनेशन, विद सेल्फ बिलीफ कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इवेंचुअली हो जाएगा एग्ज़ाम। आप कोचिंग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो 100% रिजल्ट का जो दावा करते हैं, कई सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जिनके पोस्टर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, खासकर जो छोटे शहरों से जो बच्चे आते हैं और ऐसे पोस्टर्स देखते हैं तो उनको एक बिलीव जो होता है कि नहीं ये पोस्टर लगा है तो मे बी क्या पता अगले साल इस पोस्टर में मैं भी हो सकता हूँ। तो ये सोच के जो बच्चे एडमिशन्स लेते हैं, और पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फ़ी देने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं बट स्टिल वो अपने बच्चों को भेजते हैं। तो जो कोचिंग्स होते हैं वो किस तरीके से गाइड करते हैं? आपको लगता है कि क्या ये एक सक्सेसफुल की तरफ ये चीज़ें हैं? देखिए कोचिंग जो है ना वो कैटलिस्ट का रोल निभाती है तब तक जब तक वो ओवर क्लेम नहीं करने लग जाते बच्चों की सक्सेस को। तो मुझे लगता है कि कोचिंग आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है, तो कोचिंग आपको बताता है जो है ना वो कैटलिस्ट का रोल निभाती है तब तक जब तक वो ओवर क्लेम नहीं करने लग जाते बच्चों की सक्सेस को। तो मुझे लगता है कि कोचिंग आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है, तो कोचिंग आपको बताता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सेग्रीगेट करने में आपको ज़रूर मदद करता है। लेकिन जो एक्सेसिव मटेरियल है, जो ओवर क्लेमिंग का जो ये ट्रेंड है कि वी आर दी रीज़न वाई दी स्टूडेंट्स आर ऑन दिस पेडेस्टल, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ताकि जो छोटे शहर से जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्लैरिटी हो। जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि नाम लगा देते हैं स्टूडेंट का, लेकिन वहाँ पर उस स्टूडेंट ने कभी पढ़ाई की नहीं होती है। तो ये एक तरीके का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होती है। सरकार भी इस पर काम कर रही है, रिसेंटली ऐसा एक नोटिफिकेशन भी डाला था। तो मुझे लगता है ये अवेयरनेस होनी चाहिए बच्चों में भी कि कोच क्या जो क्लेम कर रहे हैं वो सही भी है। भीड़ की तरफ नहीं भागना है, आपको इस पे ध्यान देना है कि आप जो प्रिपरेशन में आए हो तो लॉजिकली आपको प्रिपरेशन करनी है। किसी ने कुछ कह दिया उस हिसाब से आपको प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि आप फ्यूचर के होने वाले सिविल सर्वेंट हो, तो रैशनल आउटलुक तो आपका होना ही चाहिए। मुझे लगता है जो ऑनलाइन क्लासेस है ये कितना हेल्पफुल होगा? ऑनलाइन क्लासेस मैंने भी की थी कोविड के टाइम पर मुझे लगता है ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी होती हैं। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक जो रिश्ता क्रिएट होता है वो ऑफलाइन क्लासेस में बेहतर क्रिएट हो पाता है। इंटरेक्शन अच्छा होता है, कॉर्डियल एनवायरनमेंट, एक कोहेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है ऑफलाइन क्लासेस में। आप अपने जो आपके साथ पढ़ने वाले जो आपके बैचमेट्स हैं उनके साथ आप बात करते हो, पीयर लर्निंग का एक ट्रेंड क्रिएट होता है, वो बहुत ही रिक्वायर्ड है यूपीएससी की पढ़ाई में। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन बेटर है कंपेयर टू ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन को आप सब्सटीट्यूट ज़रूर कर सकते हो। जैसे कोविड की इमरजेंसी आई तो ऑफलाइन ने मदद करी बहुत बच्चों की। कुछ बच्चे काफ़ी दूर रहते हैं, हर समय दिल्ली में नहीं रह सकते, वहाँ ऑफलाइन मदद करता है। तो लेकिन अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछें तो मेरे को लगता है कि ऑफलाइन क्लासेस आर दी बेस्ट कंपेयर टू ऑनलाइन। जी, अभी रिसेंटली कई ऐसी घटनाएं जो है कोटा से सामने आई है, और आपको पता है 7 तारीख को नीट का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, और यूपीएससी और नीट को कहीं ना कहीं लोग कंपेयर करके देखते हैं कि जब ये दोनों जब रिजल्ट्स आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो है सामने आती है कि कभी इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कभी उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन बच्चों का नहीं हुआ, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मुझे लगता है नीट का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, दीज आर मेयर एग्ज़ाम्स।
दीज आर नॉट इक्वलेंट टू योर लाइफ, तो उसको सुसाइड में कन्वर्ट कर देना इज़ नॉट द राइट स्टेप टू बी टेकन, क्योंकि लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. ये चीज़ मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने भी अपने 2 अटैम्प्ट में फेलियर को हैंडल किया है. तो 3rd अटैम्प्ट में फिर क्योंकि रैंक आई, तो मुझे जाकर ये मुझे पता चला कि ठीक है, वी हैव टू डू दी हार्ड वर्क एंड इवेंचुअली वी विल सेल थ्रू इट. एंड अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी तो नहीं है ना. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि मैंने प्लान भी रखा था, तो मैं टीचिंग जॉब में जाती फिर अगर मेरा एग्ज़ाम में नहीं होता. तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में कमी नहीं है. हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये चीज़ बोली है कि आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. नीट में भी ऐसा ही होना चाहिए. मेरा जो भाई है, माय यंगर ब्रदर, ही इज़ अ डॉक्टर, तो उसने भी जब इनिशियल अटेम्प्ट्स दिए थे अपने नीट में, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट उसने उस चीज़ को पॉजिटिवली लेकर और ज़ोर से अच्छे तरीके से मेहनत करी और इवेंचुअली उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला. तो मुझे लगता है कि हार नहीं माननी चाहिए, आपको डटे रहना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो तो मतलब आप कर सकते हो. पॉजिटिव रहना चाहिए. आप सुन रहे थे हर्षिता को, और जो हर्षिता ने एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट बात है, आपको पता है महागुण मायूट्स में पिछले दिनों एक बच्चे ने 19वीं मंजिल से कूद करके छलांग लगा दी थी, जस्ट बिकॉज कि वो पेपर दिया था, उसका पेपर अच्छा नहीं गया था. तो हर्षिता ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको अक्सर मिलती रहेंगी, लेकिन ये है कि आप अपने जो वर्क है उस पर फोकस रहो. तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप अपार्टमेंट टाइम्स के साथ बने रहिए. नमस्कार.